हाय फ्रेंड्स, मैं आपका अपना लीगल एडवाइज़र एडवोकेट लखन सिंह। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक नई जानकारी भरी वीडियो, जिसमें मैं बात करूँगा हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 9 के बारे में। क्या कहता है सेक्शन 9? सेक्शन 9 की कार्रवाई कब की जाती है और सेक्शन 9 में क्या है प्रोसेस? वैवाहिक अधिकारों की बहाली, रेस्टिट्यूशन ऑफ कंज्यूमर राइट्स। वैवाहिक अधिकारों की बहाली का अर्थ है दोनों पति पत्नी के बीच वैवाहिक संबंधों को फिर से शुरू करना। मुख्य उद्देश्य विवाह को संपन्न करना और एक दूसरे के समाज और आराम के साथ जुड़ना है। वैवाहिक अधिकारों की बहाली की याचिका अदालत को मामले का फैसला करने के लिए पक्षों के बीच हस्तक्षेप करने और विवाह संघ को संरक्षित करने के लिए बहाली की डिग्री प्रदान करने के लिए दायर की जाती है। वैवाहिक अधिकारों की बहाली विवाह के किसी भी पक्ष के लिए उपलब्ध एक राहत या उपाय है जिसे दूसरे पति या पत्नी द्वारा परित्याग का कोई उचित आदेश दिए बिना छोड़ दिया गया है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 9 श्रीमती सरोज रानी बनाम सुदर्शन कुमार चड्ढा के मामले में 1984 में विवाह को एक ऐसा बंधन माना गया था जहां पति और पत्नी दोनों को एक सामान्य जीवन साझा करना चाहिए, जहां वे सुख साझा करेंगे और दुखों में भी एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे। HMA 1955 की धारा 9 वैवाहिक अधिकारों की बहाली के बारे में बात करती है, जिसमें कहा गया है कि ऐसी स्थिति में जहां एक पति या पत्नी दूसरे पति या पत्नी को बिना कोई उचित कारण बताए समाज से अलग हो जाते हैं, तो दूसरे पति या पत्नी के पास वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए एक जिला अदालत में याचिका दायर करने का उपाय होता है। यदि अदालत संतुष्ट है कि याचिका में प्रस्तुत बयान सही है और बहाली का उपाय देने में कोई कानूनी रोक नहीं है, तो अदालत वैवाहिक अधिकारों की बहाली की डिग्री पास कर सकती है। इस धारा में कहा गया है कि अदालत कुछ शर्तों पर वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए डिग्री दे सकती है। जब कोई भी पक्ष बिना कोई उचित कारण बताए दूसरे पति या पत्नी के समाज से हट गया हो, उसको परित्याग कर दिया गया हो, अदालत इस तथ्य से संतुष्ट है कि याचिका में दिए गए बयान सही है, कोई कानूनी आधार नहीं है जिस पर याचिका को अस्वीकार किया जा सकता हो, खारिज किया जा सकता हो। इस धारा के तहत समाज शब्द का अर्थ सहवास और साहचर्य जो एक व्यक्ति एक विवाह से अपेक्षा करता है। श्रीमती मंजुला झवेरीलाल बनाम झवेरीलाल विठल दास 1973 के मामले में न्यायालय ने कहा है कि जब पीड़ित पक्ष वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए एक याचिका दायर करता है और यह साबित करता है कि बचाव पक्ष पीड़ित पक्ष के समाज से हट गया है, तो बचाव पक्ष यह साबित करने के लिए कामयाब होगा कि उसके पास अपने पति या पत्नी को छोड़ने का एक उचित कारण था। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 9 के आवश्यक तत्व है वह है कि आवेदक और प्रतिवादी के बीच कानूनी वैध विवाह अस्तित्व में है। प्रतिवादी को आवेदक के समाज से हट जाना चाहिए। समाज से इस तरह से हटना अन्यायपूर्ण और अनुचित होना चाहिए। उसको परित्याग करना अन्यायपूर्ण और अनुचित होना चाहिए। अदालत को कोई संतुष्ट होना चाहिए कि आवेदक द्वारा बताई गई याचिका और तथ्य सही है। अदालत को संतुष्ट होना चाहिए कि डिग्री को अस्वीकार करने का कोई कानूनी आधार नहीं है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 9 के तहत कौन याचिका दायर कर सकता है? पति या पत्नी में से कोई भी हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 9 के तहत याचिका दायर कर सकता है। जिस पक्ष को शादी में दूसरे व्यक्ति ने छोड़ दिया है उसे इस धारा के तहत मामला दर्ज करना चाहिए। याचिका उस व्यक्ति द्वारा की जाती है जो दूसरे व्यक्ति को अपने दायित्व को पूरा करने और अपनी शादी को पूरा करने के लिए मजबूर करने के लिए अपनी शादी को फिर से स्थापित करना चाहता है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 9 के तहत मामला दर्ज करने के लिए जो आवश्यक शर्तें हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। पति और पत्नी को बिना किसी उचित बहाने के अलग रहना चाहिए। पीड़ित पति या पत्नी ने हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 9 के तहत मामला दर्ज कराया है। इस धारा के तहत याचिका कैसे और कहां दर्ज की जाएगी उसके बारे में आप बात करेंगे। वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए याचिका एक परिवार न्यायालय के समक्ष दायर की जाती है, जिसका क्षेत्राधिकार जुरिडिक्शन उस क्षेत्र पर होता है जहां विवाह समारोह संपन्न हुआ, जहां विवाह हुआ, पति पत्नी साथ रह रहे हो या पत्नी फिलहाल रह रही हो।
पारिवारिक न्यायालय दोनों पक्षों को सुनने के बाद और संतुष्ट होने के बाद कि पति या पत्नी बिना कोई उचित कारण बताए चले गए हैं, अदालत उस पति या पत्नी को पीड़ित पक्ष के साथ रहने का आदेश देगी और यदि आवश्यक हो तो प्रतिवादी की संपत्ति को कुर्क अटैच करने का भी आदेश देगी। यदि प्रतिवादी परिवार न्यायालय द्वारा डिक्री में दिए गए निर्देश को 1 वर्ष के भीतर पूरा नहीं करता है तो याचिकाकर्ता तलाक का मामला दायर कर सकता है। डिक्री के निष्पादन एग्जीक्यूशन के लिए आवेदन कैसे करें? वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए एक डिक्री के निष्पादन के लिए याचिकाकर्ता ट्रायल अदालत के समक्ष निष्पादन याचिका का मामला दायर कर सकता है। वैवाहिक अधिकारों की बहाली के तहत एक डिक्री प्राप्त करने के बाद पति या पत्नी को यह दूसरा कदम उठाना चाहिए। हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 9 के तहत पास डिक्री के निष्पादन के लिए डिक्री धारण करने वाले पति या पत्नी सीपीसी के आदेश 21 नियम 32 के तहत मामला दर्ज कर सकते हैं। यह वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए पास डिक्री के निष्पादन से संबंधित है। आदेश 21 नियम 32 कहता है कि जिस पक्ष के खिलाफ विशिष्ट प्रदर्शन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए डिक्री पास की गई है वह इसका पालन नहीं करता है या स्वेच्छा से पालन करने में विफल रहता है तो दूसरा पक्ष निष्पादन का मामला दर्ज कर सकता है, जिसे निम्नलिखित 2 तरीके हैं: सिविल जेल में नज़रबंदी डिटेंशन या संपत्ति की कुर्की। इन 2 मामलों से उनका पालन कराया जा सकता है। याचिका खारिज करने के आधार: प्रतिवादी वाद के खिलाफ वैवाहिक राहत का दावा कर सकता है। कोई भी सबूत जो साबित करता है कि याचिकाकर्ता किसी भी कदाचार मिसकंडक्ट का दोषी है। ऐसी स्थिति में जहां दोनों पति पत्नी एक साथ रहना नामुमकिन हो, वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए याचिका को खारिज करने के आधार हो सकते हैं: याचिकाकर्ता द्वारा क्रूरता, वैवाहिक कदाचार, पति या पत्नी में से किसी एक का पूर्ण विवाह, कार्रवाई प्रारंभ करने में विलंब। सबूत का बोझ दोनों पक्षों पर: याचिकाकर्ता याचिका दायर करने वाले के पास यह साबित करने के लिए सबूत का प्रारंभिक बोझ है कि प्रतिवादी ने बिना कोई उचित कारण बताए याचिकाकर्ता के समाज से त्याग कर दिया है। श्रीमती अरुणा गार्डन बनाम श्री जीवी गार्डन 1999 के मामले में प्रतिवादी को उचित कारण बताए बिना यह साबित करने के बोझ को स्थानांतरित शिफ्ट करने के लिए पुनरीक्षण रिवीजन याचिका दायर की गई थी कि क्या प्रतिवादी ने समाज से त्याग कर लिया है। अदालत ने माना कि सबूत का बोझ शुरू से याचिकाकर्ता पर रहेगा कि यह साबित करे कि प्रतिवादी बिना कोई उचित कारण बताए याचिकाकर्ता के समाज से हट गया है और फिर सबूत का बोझ प्रतिवादी पर स्थानांतरित कर दिया जाएगा ताकि वह उसके खिलाफ दिए गए बयानों से खुद को मुक्त कर सके और यह साबित कर सके कि उचित कारण बताने के बाद त्याग किया गया था। प्रतिवादी जब याचिकाकर्ता यह साबित कर देता है कि प्रतिवादी याचिकाकर्ता के समाज से हट गया है तो सबूत का बोझ प्रतिवादी पर यह साबित करने के लिए स्थानांतरित हो जाता है कि याचिकाकर्ता के समाज से हटने का एक उचित बहाना था। हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 9 के तहत प्रयुक्त उचित बहाना शब्द के अर्थ यह हो सकता है कि एक उचित बहाना कुछ भी हो सकता है जो प्रतिवादी को वैवाहिक राहत प्रदान कर सकता है। यदि याचिकाकर्ता वैवाहिक दुराचार का दोषी है जो अधिनियम के तहत तलाक या अलगाव सेपरेशन का आधार नहीं है, लेकिन यह एक उचित बहाना बनाने के लिए पर्याप्त है। यदि याचिकाकर्ता वैवाहिक दुराचार या किसी ऐसे कार्य या चूक का दोषी है जो प्रतिवादी के लिए याचिकाकर्ता के साथ रहना मुश्किल या लगभग असंभव बना देता है तो उसे भी एक उचित बहाना माना जाएगा। क्रूरता, नपुंसकता, दहेज की मांग, व्यभिचार, एडल्ट्री के झूठे आरोप, सहवास से इनकार, ऐसा कोई भी कार्य दूसरे व्यक्ति के लिए याचिकाकर्ता के साथ रहना असंभव बना देता है। तो आई होप मेरे फ्रेंड्स मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आई होगी, तो मेरे वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को आप सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।